नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर को लेकर मीडिया बहुत कम बातें करता है। सबकी दिलचस्पी किसान यूनियन, किसान आंदोलन, फार्म बिल्स इन सब में लगी हुई है, या फिर ले देकर जो मीडिया है, चाहे वो यूट्यूबर्स हों या फिर हमारे चैनल्स हों, उन सभी की दिलचस्पी पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत कुछ हो रही हैं। सभी टीवी चैनल्स इस समय जुटे हुए हैं पश्चिम बंगाल के चुनावों को कैश कराने में, और वहाँ पर कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं, सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इस बीच लोग ये भूल गए हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़े बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। आपको पता होगा कि मैंने कुछ महीने पहले, लगभग 1 साल पहले, जम्मू कश्मीर के लिए जो विधानसभाओं और लोकसभा सीटों को परिसीमन करने के लिए नए आयोग का गठन किया गया था, उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, आपको जानकारी दी थी। और चूँकि पिछला पूरा साल कोविड की भेंट चढ़ गया, तो इस वजह से वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो नया परिसीमन होना है लोकसभाओं का, विधानसभाओं का, उसके बारे में कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पाया कोविड-19 की वजह से। अब प्रक्रिया दोबारा से शुरू हुई है और इसमें कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट दोस्तों ये है कि ये जो परिसीमन आयोग बनाया गया है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि पूर्व न्यायाधीश हैं रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की, उनके नेतृत्व में ये बनाया गया है आयोग, और इसमें इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा भी उनके साथ पर हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें जम्मू कश्मीर के अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, इनके विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा क्षेत्रों का भी परिसीमन फिर से किया जा रहा है। और इसका जो परिसीमन किया जा रहा है, वो जो डिलिमिटेशन एक्ट है 2002 में जो बना था, डिलिमिटेशन जो परिसीमन करता है सीमाओं का, जो उसका आधार बनाया गया है, वो 2002 का एक्ट है, और उसके सेक्शन 5 के तहत ये सारी प्रक्रिया की जा रही है। सेक्शन 5 ये कहता है कि जिन क्षेत्रों का आप परिसीमन कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, खास तौर से जो सांसद होते हैं उन इलाकों के वर्तमान, उन सांसदों को इसका एसोसिएट मेंबर बनाया जाता है। और जब इनकी मीटिंग्स होती हैं तो 2-3 मीटिंग में इन लोगों का उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता ही है कि अगस्त 2019 में जब जम्मू और कश्मीर को नया राज्य बनाया गया, उसके 2 पार्ट किए गए, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर अलग बनाया गया और लद्दाख अलग बनाया गया, तो उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू की गई, और इसको पुनर्गठन की बात भी उसी समय शुरू हो गई थी, जब अमित शाह ने 2019 में अगस्त में इसका संसद में जब इस प्रस्ताव को रखा था। और इसके खिलाफ जो कश्मीर की प्रमुख पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके वहाँ पर 3 सांसद हैं, फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूरी, इन लोगों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और इनका ये कहना है कि हम परिसीमन आयोग की बैठक में बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे, क्योंकि जो नया जम्मू कश्मीर बनाया गया है, इसका जो पुनर्गठन किया गया है, हम उसी से सहमत नहीं हैं, और हमने उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। इसकी अभी हाल ही में 18 फरवरी में एक बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें इन सभी सांसदों को बुलाया गया था। 5 सांसद हैं वहाँ के जम्मू कश्मीर के। आपको पता होगा कि लद्दाख का सांसद एक अलग होता है, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 3 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और 2 सांसद जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं पीएमओ में, और जुगल किशोर शर्मा, ये 2 बीजेपी के सांसद हैं। इन सभी 5 सांसदों को इसमें बुलाया गया था, और इसमें केवल बीजेपी वाले सांसद पहुँचे, बाकी तीनों ने इसका बायकॉट जारी रखा। और इसमें एक नियम है कि ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, इनकी सहमति और असहमति का ध्यान परिसीमन आयोग को रखना होता है। अगर आप इनकी सहमति असहमति का ध्यान नहीं रखेंगे, तो इसे एक गलत इम्प्रेशन इससे पहुंचता है। हालांकि इसमें इनको कोई वोटिंग करने का अधिकार नहीं है कि आप इसमें वोटिंग कर दें तो आपकी वजह से इस क्षेत्र को हटाकर इस विधानसभा में जोड़ दिया जाए, इसमें से हटाकर इसको जोड़ दिया जाए। अंतिम फैसला तो परिसीमन आयोग को ही करना है। बहरहाल इसमें जो जानकारी मिली है कि जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा ने अपने अपने सुझाव रखे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद तो इसमें आए नहीं, और ये माना जा रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार इसी साल सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर पहले चुनाव करने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रही है। अमित शाह ने जब इसे पार्लियामेंट में रखा था इसको,
तो उन्होंने ये कहा था कि जो नया जम्मू कश्मीर बनेगा उसका स्वरूप दिल्ली की तरह का होगा, यानी कि ये केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग एक साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है दिल्ली में, उसी तरीके से वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होगा और उसके अलावा चुनी हुई सरकार भी वहाँ पर काम करेगी। और उसके खिलाफ कश्मीर के सारे संगठन, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब उसकी खिलाफत कर रहे हैं और सबका मानना है कि इससे उनके हितों का नुकसान होने जा रहा है। उनका नुकसान क्यों होने जा रहा है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनका परिसीमन इतने ख़राब तरीके से किया गया है कि किसी में तो 15,000 वोट हैं, किसी में 1,00,000 वोट हैं, किसी में सिर्फ मुस्लिम वोट हैं, किसी में सिर्फ हिंदू वोट हैं। और उनको इस तरीके से बनाया गया है और इतनी मनमर्जी के साथ इसको इतने सालों से क्रियान्वित किया गया है कि बहुत ही ये एक शर्मनाक बात कही जा सकती है। देखिए कितनी बड़ी बदमाशी इसमें की गई है कि जो जम्मू रीजन है, जम्मू रीजन जो कि हिंदू बाहुल है, उसमें 8 विधानसभा सीटें तो SC ST के लिए रिजर्व हैं, लेकिन जो बाकी सीटें जम्मू और कश्मीर में आती हैं वहाँ पर कोई सीट रिजर्वेशन में नहीं है, वहाँ पर किसी भी सीट को आरक्षित नहीं किया गया है। ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और अमित शाह ने ये कहा था जब पार्लियामेंट में ये बिल रखा था, ये कानून लाया गया था कि इसको पुनर्गठन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर का, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर तमाम ऐसी बिरादरियाँ हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका जनप्रतिनिधित्व वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी घाटी में कश्मीर में जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर कोई भी सीट रिजर्व नहीं की जाती। और ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। इसमें जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव ये भी है कि जो कुल 76 सीटें हैं विधानसभा की, उन्हें बढ़ाकर 87 किया जाए। इसका प्रस्ताव जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा ने भी रखा है। इसके अलावा 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं और 24 सीटें इसमें जो हैं वो POK जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, गुलाम कश्मीर जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी सुरक्षित हैं। यानी कि 76 और 24 इस तरीके से यहाँ पर बन जाती हैं पूरी 100 सीटें। लेकिन वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो गुलाम कश्मीर है, 24 सीटें, वहाँ पर तो कभी चुनाव होता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक भारत का हिस्सा मानते हुए उसे इसमें प्रतिनिधित्व देने का एक कानून पुराने समय से चला जा रहा है। और अब मांग की जा रही है कि जम्मू रीजन में जो विधानसभा सीटें हैं वो 32 से बढ़ाकर 37 की जाएँ और कश्मीर में 42 से बढ़ाकर 46 की जाएँ। तो ये सब प्रक्रियाएँ दोस्तों चल रही हैं और इस प्रक्रिया में फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे लोग भाग नहीं ले रहे हैं, जिन्हें ये लगता है कि उनके हाथ से उनकी विरासत छिन गई है। उनकी जिद है कि कश्मीर जब तक पुराने स्वरूप में नहीं आएगा तब तक हम इसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन चूंकि उनका लंबे समय से वहाँ पर प्रभाव रहा है और उनकी कोशिश हमेशा ये रही है कि जो वो चाहते हैं उन्हीं के हिसाब से कश्मीर का सारा डेवलपमेंट कराया जाए। उन्होंने रोशनी एक्ट लाकर कश्मीरी पंडितों की ज़मीनें हड़प ली, अपने जानने वालों को ज़मीनें दिलवा दी वहाँ पर, और तमाम ऐसे काम किए हैं जो अब नहीं हो पा रहे हैं और इसीलिए ये लोग अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए फड़फड़ा रहे हैं। अभी हाल ही में वहाँ पर DDC के चुनाव हुए, उसमें पहले ये राजनीतिक दल भाग नहीं लेने वाले थे, लेकिन बाद में सबको जब लगा कि कहीं नई लीडरशिप यहाँ पर ना उभर जाए तो इन सब ने वहाँ उसमें भाग लिया। और उसके बावजूद भी ये सब लोग ये कह रहे हैं कि हम यहाँ के जो विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें हम भाग नहीं लेंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, नए सरी से परिसीमन हो जाएगा, जहाँ पर इन्होंने देखा कि मुस्लिम बहुल इलाका है तो भले ही वहाँ 20,000 हैं तो वहाँ पर विधानसभा बनवा ली कांग्रेस के साथ मिलकर। पिछले 70 सालों में कांग्रेस के साथ मिलकर कश्मीर के इन दलों ने, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे जो छोटे मोटे अलगाववादी हैं, इन सब ने मिलकर मनमानी की है। और अब इनकी मनमानी नहीं हो पा रही है तो ये एक तरफ बैठकर तमाशा देख रहे हैं। लेकिन समय आएगा जब चुनाव होंगे वहाँ पर, जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आखिर में सितंबर अक्टूबर में वहाँ मौसम बढ़िया होता है, बर्फ़ पड़ने से पहले शायद वहाँ विधानसभा चुनाव कराए जाएं। और जिस तरीके से परिसीमन आयोग की बैठकें हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि परिसीमन का काम ही जल्द ख़त्म हो जाएगा अगले 3-4 महीनों में, और फिर उसके 3-4 महीनों के बाद चुनावी प्रक्रिया यहाँ पर कराई जा सकती है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, भले ही किसी को नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो। हमारी नज़र लगातार इन चीज़ों पर बनी रहती है
आप देखते होंगे तमाम यूट्यूबर्स हैं जो लगातार बैठे हुए दिन भर अपने ऑफिसेज़ में ज्ञान देते रहते हैं यूट्यूब पर, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताते हैं जिसमें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़े, थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़े, थोड़ा सा लीक हट से करके आप काम करें। बस सब लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और उस पर लाखों व्यूज़ आ जाएं, ऐसा संभव नहीं है। आप लोग मेरे साथ हैं और आप लोगों की वजह से ही मैं नए नए तरह के टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूं। आशा है आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। पसंद आएँ तो दोस्तों को रिकमेंड करें, शेयर करें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाय, दिस इज़ ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe to his channel and hit the bell icon.